जनाब, जो इस वक्त सिचुएशन पैदा हो चुकी है पाकिस्तान और भारत में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने। वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। 10 रोज गुजर चुके हैं इस फॉल्स फ्लैग ड्रामे को, और 10 रोज में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो अपडेट्स आ रही हैं उस पर आपसे आपका तजिया लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब बाकायदा तौर पर रिटर्न में ये पूछा जाएगा भारत से कि सिंतास मुआहदे से उन्हें क्या इशू है, और बाकायदा तौर पर नोटिस उनको दिया जाएगा और फिर उस नोटिस से जवाब दिया जाएगा। ये बताइए, ये स्टेप आपकी नज़र में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम है, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? I think thank you so much दुनिया for taking me. बेसिकली जो लड़ाई है आजकल की, कोई भी मॉडर्न लड़ाई 5 डोमेन में होती है। एक इन्फॉर्मेशन डोमेन है जिसमें आप और हम बात कर रहे हैं, और आपने देखा सोशल मीडिया पे कैसे कदम लगाई जा रही है। फिर एक मिलिट्री डोमेन है जिसके अंदर प्रिपरेशन है, रेडीनेस फॉर वॉर है, फिर लड़ाई की जरूरत होती है, फोर्सेस की एप्लीकेशन है। उसके बाद इकोनॉमिक आ जाता है। आपने देखा पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट किया, एयर स्पेस बंद की, और उसमें एक कैलकुलेशन भारत की अपनी आ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है उनकी कि इंडिगो एयरलाइन जो सबसे बड़ी एयरलाइन है, उसको $1 अरब का लॉस हुआ है स्टॉक्स में। सो इनडायरेक्ट लॉस, मैं डायरेक्ट लॉस की बात नहीं कर रहा। फिर एयर इंडिया की कैलकुलेशन है कि $600 से $700 मिलियन का टीका लगेगा इस साल। तो मतलब भट्ठा बैठा है एयरलाइन का। फिर आ जाती है लॉफेयर जो चौथी डोमेन है हाइब्रिड वॉर। नॉर्मली हाइब्रिड वॉर को लोग मजाक से, आप सामने सारी जो आई थिंक वॉर है खुल के आ रही है। लॉ फेयर में, इंटरनेशनल लॉ में आपको केस लड़ने पड़ते हैं। लाइक गुलभूषण का केस है, इंडस वाटर ट्रीटी है, जब एब्रोगेशन किया 370 को, सारा लीगल, उसमें फिर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या आर्गूमेंट है। आई थिंक पाकिस्तान का ये डिसीजन बड़ा जरूरी भी था, इस पर आई थिंक बड़ी सोच विचार की गई। वी आर विद आई थिंक हक पे हम लोग, और इंशाल्लाह केस जीतेंगे भी, जिसमें डिफरेंट फोरम्स हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ है, उसके बाद आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं, फिर आर्बिट्रेशन कोर्ट्स हैं। और दूसरा ये कि भारत को आप लड़ा सकते हैं कि कैसे वो एसटीटी को एब्रोगेट करने की कोशिश कर रहा है, जो तो वॉर में सस्टेन की। तो एक दिन के फॉल्स फ्लैग से ये नहीं किया जा सकता। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो भी हमारे हाथ में है। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि सोशल वॉरफेयर कैसे है, अवाम कैसे सोच रहे हैं, क्या स्टेट ऑफ रेडी। मेरे ख्याल में हर मुहाज पे पसपाई है, और मीडिया मोदी मीडिया एक बंद गली में ले गया। राइट। अच्छा वकार खान साहब, हर एंगल को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर सिंतास मुआहदे की ही पहले बात कर लें, तो हमने जो उनको नोटिस भेजना है वो जवाब क्या आएगा वो ऑलमोस्ट हमें अभी भी पता है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस को बुनियाद बनाकर और साथ साथ कुछ माहौलियाती तब्दीलियां हैं उनको बुनियाद बनाकर भारत ऑलरेडी चाहता है कि इस मुआहदे में कुछ तब्दीलियां की जाएं। अक्टूबर 2024 में भी पहली दफ़ा पाकिस्तान को उन्होंने मैसेज भेजा था, ख़त भेजा था कि उसमें तब्दीलियाँ की जाएँ, लेकिन ऑब्वियसली हमने कोई प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हमें इस बात का आइडिया तो है कि हमें जवाब क्या आएगा, लेकिन अब इंपॉर्टेंट नुकता इसमें यह है कि इसका हल क्या होगा, कैसे होगा? वकार खान साहब, आप सुन पा रहे हैं? वकार खान साहब से गालिबन उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो जी सर आप सुन पा रहे हैं? ये आवाज आ रही है? जी जी, प्लीज कैरी ऑन। आप तक मेरा सवाल पहुंचा? जी, सवाल आ गया था कि बेसिकली जो स्टेप्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान क्यों ले रहा है, उसकी आई थिंक एक तो लीगल ऑब्लिगेशन भी है कि आप जो स्टेप्स हैं जिसमें लीगल नोटिस पहले उस पार्टी को दें जो लेट्स से डिस्प्यूट में है, उसके बाद देन इंटरनेशनल आप पहले फोरम पे जाएंगे, वर्ल्ड बैंक पे जाएंगे, तो वो तमाम चीज़ें आपने करनी है। भारत फील करता है कि ये डिले करेगा, तो आप इसमें वो रिस्पॉन्स देते हुए डिले करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि जब आपको फिजिकल कैपेबिलिटी ही नहीं है स्टोरेज की ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और मेनली ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये सारी चीज़ें हैं, जितने भी भारत अगर अपर पेरियन है तो बिकॉज ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसका फैसला होना है। दैट्स व्हाई इंडस वाटर ट्रीटी की गई थी। तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि आप तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको हिट करें, उसके बाद फिर जब इंटरनेशनल फोरम में जाता है तो आपकी क्या। लेकिन भारत की भी इस पर काफ़ी तैयारी है। मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि इस पर 70 PhDs की जा चुकी हैं। ये एब्रोगेट जब करना है तो किस किस एंगल से भारत को लड़ना पड़ेगा, तो हमारी भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक मैं बिलावल साहब की बात से एग्री करूंगा कि वर्स कम टू वर्स, फिर अगर नहीं होता तो आई थिंक देन फिर ब्लड विल फ्लो इन इंडस रिवर, और इंशाल्लाह उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी।
अच्छा वकार साहब, जिस तरह से अगर हम देखिए 10 रोज गुजर चुके हैं और पाकिस्तान अब नोटिस देने का फैसला कर रहा है और सोच रहा है कि हमें अब बाकायदा तौर पर नोटिस देना चाहिए, आप समझते हैं चूंकि जामिन है वर्ल्ड बैंक, उसके साथ मिलकर और फिर यूएन को साथ मिलाते हुए इस पाकिस्तान को मौसर अंदाज में अपने बयानिए की जंग लड़नी चाहिए? और फिर दूसरा ये भी ऐड कर लीजिएगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया और थिंक टैंक्स हैं इस हसास मसले पर कितना मौसर बयानिया अपनाए हुए हैं? आई थिंक अभी तक जो तो मीडिया वॉर है वो उसमें आपको डेफिनेटली एक अपर है, डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ आप देखें स्पेशली अगर क्वांटिटी देखें, भारत का ऑलमोस्ट मीडिया आपसे ऑलमोस्ट 100 टाइम्स है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिफरेंट लैंग्वेज, अंग्रेजी का मीडिया आपसे 10-12 गुना ज्यादा है। तो उसमें जो शट डाउन करने का है, देखें अगर बड़ी पावर है तो उतना हौसला होना चाहिए। तो अगर आपके कोई भी लेट्स से यूट्यूब चैनल है या डिजिटल मीडिया या मेन स्ट्रीम चैनल पे उन्होंने ब्लॉक किया है, उसका मतलब है कि एक स्केयर है, डर खौफ है। वो चाहते हैं कि उनकी आवाम भी जो है इस आवाज को ना सुने। हालांकि इंटरनेशनली ये सारी चीजें जा रही हैं, एंटायर वर्ल्ड इज वेरी क्लियर, और मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। दूसरा, पाकिस्तानियों ने इनके साथ थोड़ा ज्यादती की है। मैं तो खैर 4 दिन से 5 दिन से भारतीय मीडिया पे जा रहा हूँ, आज भी 2 प्रोग्राम है कि गोदी मीडिया बेसिकली अभी फील कर रहा है कि यार ये पाकिस्तानी तो बड़ी चिल कौम है, ये सीरियस नहीं है मोदी साहब की थ्रेट को, और होना भी नहीं चाहिए। देखिए 9 दिन हो गए, आपने इतनी गिरद बपकियां दी जी, हमने ऑर्डर कर दिया कमांडरों को, उस पर भी आते हैं कि मिलिट्री ऑप्शंस क्या है भारत के पास, उसकी लेट्स से लिमिटेशन क्या है और पाकिस्तान की कितनी तैयारी है। तो ऑल टोल्ड मेरा ख्याल अभी फ्रस्ट्रेशन है। बाकी ये जरूर है कि पाकिस्तान शुड बी रेडी फॉर अ लॉन्ग, मुझे मेरा हमेशा रहा है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी पे तबालत होती है डिस्कशन में और ये लंबा हो जाता है और भारत को एक्शन करता है, देन यू आर कॉन्स्टेंट, उसे कहते हैं परमानेंट स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी में होंगे। फॉरगेट अबाउट स्पोर्ट्स, फॉरगेट अबाउट कि जी थिंक टैंक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, आपका आपका कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर अमन की आशा वाशा जो है वो आई थिंक आगे नहीं चलेगी। हाँ, ये जरूर है कि भारत के अंदर एक प्रेशर डेवलप हो रहा है जो बड़ा जरूरी है। सिविल सोसाइटी अभी खड़ी हो रही है, उस पर आई थिंक हम 1-2 अगर मुझे मिल दें तो, स्पेशली इंडियन पंजाब में जो हो रहा है उस पर बात की जा सकती है, कश्मीर के साथ जो भी करें, तो वो बड़ा जरूरी है कि इसको वॉच करें कि बॉर्डरिंग स्टेट्स में क्या फीलिंग है अवाम की, क्या दे आर गोइंग टू स्टॉप द वॉर, और वो मजबूर करेंगे मोदी को, शायद चीजें उस तरफ जाए। ठीक है, लेकिन वकार साहब अगर हम सारी सिचुएशन देखें जो 10 रोज में गुज़श्ता बनी है, आपको लग रहा है कि फेस सेविंग के चक्कर में भारत कुछ एक्सकेलेट करेगा या फिर यूएन और अमेरिका की मुदाखलत से डी एस्केलेट की तरफ जाएगा? जी देखें, बहुत फेयर नहीं होता है। आपको याद हो कि जब स्विफ्ट टॉट से पहले भारत ने किया तो विद इन आई थिंक 48 आवर्स रिस्पॉन्स दे दिया था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा तैयारी होती है। जो हमें पता है मिलिट्री में कि एक्चुअली ऑर्डर जो है हमारे सीनियर कमांडर की जेब में होते हैं, इट्स नॉट कि वो सब सोचा जाता है, उसके अंदर एडजस्टमेंट होती है, बट रिस्पॉन्स इस तरह होती है। अगर इतनी बड़ी फोर्स है, लेट्स से अभी बिलियन ऑफ डॉलर करने और रफाइल वगैरह ले रहे हैं, नेवी आप देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है फाइट करने की। फौज के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है द वे डिसीजन मेकिंग ऊपर से हो रही है। तो उसको देखा जाए तो अगर करना था तो दिस शुड हैव डन। अभी उनके एनालिस्ट कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है कि मोदी साहब हमें तो हम कह रहे हैं कि अटैक करें तो आप जब पीछे हटते जा रहे हैं, फिर बीच में फॉरेन पावर इंटरवीन करेगी, चीजें खत्म, अगर उनका ये डिजाइन है। बाकी जो प्रिपरेशन है पाकिस्तान को उसने बहुत डिटर किया है। मैं 2-3 मिसालें दूंगा, एट टाइम्स लोगों को कैपेबिलिटी का आइडिया नहीं है। एक तो ये है कि एयरफोर्स के पास एक 2019 की एयरफोर्स नहीं है। भारत जो है शायद उधर बैठा हुआ, हालांकि 2019 में भी उनको मार पड़ी। ये 2025 की पाकिस्तान एयरफोर्स है। फिर स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम ही 200 किलोमीटर से उनको फ्लाई नहीं करे देगा, तो इनसाइड इंडिया हिट कर सकते हैं PL-15। फिर एक ड्रोन कैपेबिलिटी है नेवी के पास, विच इज 1500 माइल, यानी ऑलमोस्ट नॉर्थ अरेबियन सी को पूरा कवर करके इसके अंदर कोई भी शिप आता है। मैं सिर्फ इक्वेट करूंगा, बड़ा जरूरी है कि हुतीज जो रैगटैग फोर्स है, उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नेवी को वक्ता डाला हुआ, तो से इन दैट पंजाबी जार्गन। हालांकि वो इतनी ऑर्गेनाइज फोर्स नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ड्रोन वॉरफेयर के जस्ट इमेजिन कैपेबिलिटी क्या हो, क्योंकि थाउजेंड्स में है ये, स्पॉर्म अटैक कर सकते हैं। दैट्स वाई इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी वापस जाना पड़ा। दे कांट अफोर्ड के $1 अरब का जहाज है 50,000 का ड्रोन को ठोक दे, तो सॉरी टू से। तो इसमें ये कि मिलिट्री कैपेबिलिटी, लैंड फोर्सेस का आप देखें जिस तरीके से भी कल जो एक्सरसाइज हुई है, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, हैमर शील्ड। अगर आपने सिर तुड़वाना है तो हैमर है अवेलेबल, और अगर आपने अटैक करना है तो शील्ड भी अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में अभी ये सबसे आई थिंक आपने जिक्र किया बड़ा जरूरी है कि एस दौलत का स्टेटमेंट, जो रॉ का चीफ है, बड़ा सेंसिबल आदमी है, उससे कहा जी कि 1 यू डोंट हैव कैपेबिलिटी, नंबर 2 इट्स अ वर्स्ट ऑप्शन कि अगर न्यूक्लियर वॉर पे जाता है साउथ एशिया तो फिर तो हिंदू सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाती है। एंड देन फॉल्स फ्लैग पे सवाल उन्होंने भी उठाया
कि उधर बात करेंगे इंटेलिजेंस फेलियर जो पाकिस्तान कह रहा है। दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज वेरी क्लियर कि आप करवा लें इंक्वायरी, आप अमेरिका से करा लें, चाइना है, बाकी फ्रेंड्स हैं, आप एक ग्रुप बना लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जबकि हमने जो आई थिंक दिए सबूत उनको कौम के सामने रखे गए, ISPR ने भी किया और उसमें चीज़ें बड़ी क्लियर है और हमारे पास बड़ा एविडेंस है उस पर। तो मेरे ख्याल में आई थिंक तमाम फ्रंट्स पे इस वक्त सेटबैक है। फिर कुछ कमिटमेंट्स है भारत की जो फंसा हुआ है, जिसमें एट टाइम वी डोंट रियलाइज कि फोर्स ठीक है 3 गुना बड़ी है, लेकिन चाइना का बॉर्डर हॉट है। 2020 में उनको अच्छी खासी पेनल्टी पड़ी, वहां से फोर्सेज नहीं निकाल सकते। पहले होता था ये निकाल लेते थे 90% फोर्सेज, अभी 100% को वहां रखनी पड़ेगी। ईस्टर्न कमांड में बांग्लादेश ने भी कल अनाउंस किया, एक जनरल ने, उनके रिटायर्ड है, कि जी हमें चाहिए कि अभी हम इधर से नॉर्थ ईस्ट को क्लोज कर दें इनको। और नॉर्थ ईस्ट में 3 रियासतों में तो अभी इस वक्त आज़ादी की मूवमेंट चल रही है, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये मैं कह नहीं रहा, ये भारतीय मीडिया से मैंने पिक किया। अभी कल नागाज और इंडियन आर्मी के दरमियान लड़ाई हुई, इसमें 5-6 बंदे दोनों साइड से मारे गए। तो दैट इज द सिचुएशंस का मतलब है कि आपकी पूरी ईस्टर्न कमांड जो बड़ी जरूरी है पाकिस्तान में वॉर, वो अवेलेबल ही नहीं है। नॉर्दर्न कमांड अवेलेबल नहीं है, तो किससे लड़ेंगे? तो अगर 1 to 1.5 की रेशो बनती है लैंड फोर्स में, तो फॉर गॉड सेक बनिया को पता है कि 1 से 5 की रेशो के साथ वो आता है। तो आई डोंट थिंक सो दे विल वेंचर, सो दैट्स व्हाई। पर इंसानी ही कह रहा है कि डोंट हैव एबिलिटी, जंग पनाग है। तो मेरे ख्याल में दे आर हैविंग रिवर्सल। यस, फेस सेविंग हो सकती है अगर ये अमरीका की बात मान के। वकार खान साहब, आपने जो भारतीय एजेंसी रॉ के सरबराह हैं उनकी अगर बात की है, तो साबिक सरबराह जो एजेंसी रॉ है अमरजीत सिंह दौलत, वकार खान साहब ये आपने अमरजीत सिंह दौलत की बात सुनी। 3 अहम पॉइंट्स हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन किए। एक तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फेलियर है, फिर इंटेलिजेंस फेलियर है, और फिर तीसरा ये कि जो कश्मीरी वहां पर हैं या जो मुसलमान हैं उनका इस सब में कोई कसूर नहीं है। हाउ डू यू एनालाइज इट? आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस दौलत जो है, अमरजीत सिंह दौलत, ये पुराने रॉ के चीफ रहे, बड़े घाग, बट आई थिंक ही अंडरस्टैंड पाकिस्तान एनालिसिस करते रहे। और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया कि इट्स वर्स्ट लास्ट बट वर्स्ट ऑप्शन या बैड ऑप्शन है, यानी ऑप्शन लास्ट बैड ऑप्शन। दूसरा उन्होंने कहा इंटेलिजेंस फेलियर है, इधर रिसर्च एनालिसिस विंग है, NIA है जी, NIA है इनकी। आई थिंक देयर आर 34 एजेंसी जो मुझे पता है। फिर कश्मीर में तो ऑक्युपाइड कश्मीर में और ज्यादा चेक है। अभी इसमें बड़ा सवाल उठ रहा है, कश्मीरी कह रहे हैं कि किधर थी, बिकॉज द वे दे केम, आप कहते हैं उन्होंने चेक किया जी हिंदू कौन है, जो भी तरीका था एंड ऑल दैट। तो और आप जो है आपका थाना वहां से 10 मिनट की वॉक पर, जहाँ FIR तो फौरन दर्ज होगी, बट व्हाई कुडंट दे रिस्पॉन्ड? BSF किधर थी, राष्ट्रीय राइफल्स है, फिर इंडियन आर्मी आ जाती। और ये बड़ा प्रोटेक्टेड इलाका है, ये स्विट्जरलैंड कहलाता है कश्मीर का, वहां ऑक्युपाइड कश्मीर जी, बॉलीवुड वहां पे जाके सारन वैली इसे कहते हैं और ये मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है जी। तो जी मिनी स्विट्जरलैंड। तो इसमें इतना जो लैक्स है, तो इसलिए फिर सवाल उठ रहे हैं कि जी ये फॉल्स फ्लैग था। अच्छा, इसमें अभी उन्होंने फिर किसी बात की, मिलिट्री फेलियर है, सावधान है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपकी डिप्लॉयमेंट है। हम लोग कहते हैं 7 से 8 लाख फोर्स है, वो कश्मीरी कहते हैं 12 लाख। जस्ट इमेजिन कि हर 6 कश्मीरियों के ऊपर एक भारतीय का राइफल लेके खड़ा हुआ है। मुझे याद है लोग बात करते हैं कि अगर आप रोड पे ट्रैवल करें लेट्स से 100 किलोमीटर, तो कुछ 40 जगह तो आपको रुका जाता है, ID कार्ड चेक करेंगे, मोबाइल चेक करेंगे। तो इसका मतलब है कि दिस वाज अलाउड टू हैपन। और इसके अंदर अभी एक और उनके DG हैं जिसके ऊपर बात हो रही है, पुलिस के बहुत हाईली करप्ट हैं, कि शायद वो इन्वॉल्व था और उसने करोड़ों आई थिंक भारतीय रुपयों को तो घर ले लिए, 10 करोड़ का उसने वहाँ पे लिए पहलगाम में, और आई थिंक 20 या 25 करोड़ का आई थिंक हिमाचल में लिया, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा आपको ले जाता हूँ इंडियन पंजाब में, कनेक्टिंग विद व्हाट इज सेड कि पंजाब में जो फ्रंट लाइन स्टेट है भारत की, वहाँ एक आई थिंक बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। अच्छा, वो भी यही 3 सवाल उठा रहे हैं, बल्कि दे गॉन नाउ 1 स्टेप अहेड। वॉल चॉकिंग जिसमें उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब लिख दिया, सो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर आपने सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये हो रहा है। उसमें जो बेसिकली हरपाल सिंह ब्लेयर है, फिर ईमान सिंह मान है, और इसको कॉल किया है मेनली सिमरनजीत सिंह मान ने, जो पुराने अकाली लीडर हैं। और वो ये नहीं है कि पन्नू के कहने पे किया, जैसे पन्नू ने अगर अमेरिका से स्टेटमेंट दिया तो आप कह सकते हैं जी बाहर से करना। दिस इज फ्रॉम इंडियन पंजाब। 3 डिमांड। पहली डिमांड ये है जी कि 1 वी डोंट वांट वॉर, हम गुजरने नहीं देंगे। तो ये वाली बात ठीक है कि शायद इंडियन आर्मी विल फाइंड प्रॉब्लम। पंजाब का जो बॉर्डर है बड़ा क्रिटिकल है पाकिस्तान का। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि वी वांट खालिस्तान एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। वेरी इंटरेस्टिंग कि अमन का ये तो कहते हैं जी कि मोदी जो है
दोनों पंजाब सुनो, दे आर सेइंग कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में ले जाएगा, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तो हमारा क्या कसूर है? और अच्छा, एक बंदे ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आई थिंक हरपाल सिंह ब्लेयर ने, कि जी 26 बंदों के मरने पे सॉरी टू से, मतलब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आप जो पूरी पंजाब को न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट में ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जब 36,000 सिख मारे गए थे और गटरों में उनकी लाशों को फेंका गया 1984-85 की बात थी, तो वहाँ तो आपका जो है लेट्स से आपका दिल जो है नहीं धड़का। सो ऑल टोल्ड, और फिर आई थिंक वो कह रहे हैं तजारत खोले। सो आई थिंक दीज 3 डिमांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि इंडियन पंजाब में भी एक हुकूमत शुरू होगी एंड देन इट विल पिक अप। तो ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ जो हो रहा है, बच्चियों के साथ उनको जुल्म हो रहा है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सूरत हाल है और इस सारे मामले के बाद जो सूरत हाल बदली है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सिक्योरिटी के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से कश्मीर में सूरत हाल है ऑक्युपाइड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और जिस तरह से वकार खान साहब आप बात भी कर रहे थे, सिक्योरिटी पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। 7 कश्मीरियों पर एक फौजी जो है वो तैनात किया गया है, तो इस सारी सूरत हाल में सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से बड़े सवाल सामने आए हैं। ना सिर्फ आलमी दुनिया बल्कि इंडियंस जो है अपने अंदर से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि आखिर सिक्योरिटी की सूरत हाल वहाँ पर ख़राब क्यों की गई। अगर देखा जाए तो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इस वक्त छावनी की सूरत हाल इख्तियार किए हुआ है। इसमें देखें, अगर फॉल्स फ्लैग था तो मुझे इसके 3-4 ऑब्जेक्टिव नजर आए जो आई थिंक लेकिन भोंडे तरीके से किया गया कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए। नंबर 1 वाज डेफिनेटली इंडस वाटर ट्रीटी के एब्रोगेशन पर मूव करना था, क्योंकि 24 घंटे में तब अंडरस्टैंड आपने कहा। दूसरा था टू सप्रेस द कश्मीरीज फर्दर। 370 के बाद आपको पता है इट्स एन ओपन जेल जिसको कहते हैं, और इसमें अगर लेट्स से कोई रही बच्ची खुची अगर रेजिस्टेंस थी तो हम उसको कुछ, हालांकि बड़ी वहाँ रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कश्मीर को एक पैगाम देने, बिकॉज अभी डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, इन्होंने सीटें चेंज करनी है, इन्होंने रिटायर्ड लोगों को आके बसाना है, लैंड ग्रैब शुरू है, बड़ी बड़ी फार्म लैंड है उनकी जो बागात हैं सेब के, उसको खत्म करके वहाँ पे छावनियाँ बनाई जा रही, तो वो उन्होंने परमानेंट बनानी है। और तीसरा था मुस्लिम कार्ड, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं आसाम के, दिस इज अ बिग स्टेट, सॉरी बिहार के, और वहाँ पे भी आपने देखा कि सऊदीया से वो आया भाग के मोदी, लेकिन उधर चला कभी नॉट गॉन टू ऑक्युपाइड कश्मीर, तो लोग मजाक करेंगे यार उधर जाके आप बेसिकली ठट्ठा कर रहे थे। बाकी जो है मुसलमानों का जो कार्ड है ये तो बड़ा पुराना है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम जब आरएसएस बनी, गोलवास्कर ने बनाई, फिर सावरकर है, फिर हेगड़ेवार है, फिर नथुराम गोडसे ने मर्डर किया गांधी को, कि प्रॉब्ली थॉट कि मुसलमानों को सपोर्ट कर था। और एक डिबेट हो रही है कि क्या गांधी का भारत जो है अभी नथुराम गोडसे का भारत बन चुका है। फिर आप आ जाए जो मुस्लिम के साथ नाजिल लॉ है, नरम्बर लॉ जो 1930 में जर्मनी में नाफिज हुए यूज के खिलाफ, एग्जैक्टली वही प्ले बुक है। घर बचाओ, घर वापसी, बेटी बचाओ है, लव जहाद है, गौ रक्षा है, और अभी आपने देखा कोल्हाड़ों के साथ लिंच किया जा रहा है मुस्लिम्स को, मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर। ठीक है वकार खान साहब, आपकी जानिब दोबारा आते हैं। दुनिया सिचुएशनों में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर यह खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है हमारी, और हमारे साथ हमारा जो पैनल मौजूद है उसमें सैयद मोहम्मद अली साहब दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि वकार खान साहब से हमने बहुत से क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, बहुत सारी चीज़ों पर उनका तजिया भी लिया है, मजीद भी इनको एंगेज करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि जो आज ही हमने फैसला किया है कि अब जो सिंतास मुआहदे की मुअत्तली है उस पर भारत को नोटिस दिया जाएगा, नोटिस किस तरह का होगा, इसमें क्या लिखा जाएगा? और ये तो वैसे हमें ऑलरेडी पता है कि भारत उसमें चेंजिंग चाहता है, और क्यों चाहता है ये भी हमें पता है। अब इस नोटिस का मकसद क्या होगा आपकी नज़र में? देखिए, बुनियादी तौर पे इस मौजूदा क्राइसिस को अगर आप एक जामिया और हमजहत अंदाज में देखें तो बैक वक्त ये क्राइसिस जो है ये 6 डोमेन्स में जारी है। एक डिप्लोमेटिक डोमेन है जिसमें सफारतकारी एक क्राइसिस डिप्लोमेसी चल रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में और तमाम मल्टीलैटरल फोरम्स पे भी, और बायलैटरल सतह पे भी पाकिस्तान और भारत जो हैं अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, अपनी राय हमवार कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो लीगल एस्पेक्ट है, और लीगल एस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह आपने हवाला दिया सिंतास मुआहदे का, यकीनी तौर पे ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक बहुत अहम मुआहदा भी है, और पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुसूसन एग्रीकल्चरल, फूड, हेल्थ और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की ज़मानत है तकरीबन 250 मिलियन पाकिस्तानियों की। तो यकीनी तौर पे इससे जो यकतरफ़ा तौर पे अगर दस्तबरदार होता है भारत, तो ये बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर एक वाटर वॉर इम्पोज़ करने के मुतरादिफ होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि कानूनी एतबार से पहला जो स्टेप है लॉफेयर में, यकीनी तौर पे, चूँकि जो इसकी आर्बिट्रेशन और गारंटर है वो वर्ल्ड बैंक है,
उसी से रुजू किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका है कि इसका जो मौजूदा टेक्स्ट है उसमें कोई एकतरफ़ा तौर पे इसकी मुअत्तली की ऑप्शन ना पाकिस्तान के पास है और ना भारत के पास है, तो उस वहाँ पे वर्ल्ड बैंक से रुजू किया जाएगा। साइमल्टेनियसली आपको पता है कि कल सुबह पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को एक ख़त भी तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने वार्न किया है सिक्योरिटी काउंसिल को कि ये एकतरफ़ा जो इसकी मुअत्तली है ये भी पाकिस्तान के ऊपर एक हमला भी है और इलाके के जो अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तो दूसरा फोरम अक़वाम मुत्तहिदा से भी हम बाज़ाब्ता तौर पर राइटिंग में रुजू एक तरह से कर चुके हैं। तीसरा जो पहलू है वो मुमकिना तौर पे, जिस तरह अभिनंदन के केस में भी भारत ने ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाया था, तो ये मुमकिन है, पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आर्बिट्रेशन वाला मामला आता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आलमी अदालत इंसाफ कहते हैं, उसकी जानिब भी रुजू कर सकता है। तो ये वो लीगल ऑप्शंस हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। लेकिन अगर वो फिजिकली जिसके चले यहीं पे हम ये भी कह लेते हैं कि आर्बिट्रेशन का सिलसिला शुरू भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि हम दोनों जो मुल्क हैं वो एक मेज़ पर बैठ जाते हैं इस मुआहदे को दोबारा डिस्कस करने के लिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑलरेडी जो 3 मगरबी दरिया हैं जो पाकिस्तान के हिस्से के हैं उनका 80% ऑलमोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, 20% वो यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, स्पेस क्या बचेगी हमारे पास मजीद? अगर उनकी आबादी बढ़ी है जो वो जवाज़ बनाते हैं तो पाकिस्तान की भी तो बढ़ी है। नहीं, देखिए, आबादी या उसका जो इस्तेमाल है उसका जो 1960 का सिंतास मुआहिदा है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आबादी बढ़ी है क्योंकि भारत रीज़न ये देता है ना कि जो वाटर की तब्दीली आ चुकी है, आबादी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हम अभी चेंजिंग चाहिए, रीज़न वो ये देता है भारत। नहीं, देखिए, मौसमियाती तब्दीली का तो पाकिस्तान शायद भारत से ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी भी बड़ी है, तो मुतनासिब अंदाज में देखा जाए तो शायद पाकिस्तान की आबादी के में इजाफे का जो तनासुब है वो परसेंटेज और रियल टर्म्स में भारत की आबादी में इजाफे के तनासुब से किसी हद तक शायद ज़्यादा है। आप देखें, अगर 10 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की क़याम पाकिस्तान के वक्त, तो आज 25 करोड़ आबादी है, जिसमें 4 करोड़ आबादी मगरबी पाकिस्तान की थी, तो रियल टाइम में तो आपकी 6 गुना आबादी बढ़ चुकी है। अच्छा, दूसरी जानिब बात दरअसल ये है कि जो इस्तेमाल की बात है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल भी उतना ही अहम है जितना उनका है। तो ये दलील जो है, आई एम सॉरी, इसमें कोई वज़न नहीं है। असल बात ये है कि इसकी वायलेशन की ऐसे दस्तबरदार होने की जो टाइमिंग है, जो बहाना है, वो उसका ताल्लुक मूडीज की सोच से है, उसका हिकमत अमली से है, उसका कानूनी या टेक्निकल जवाब से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिसका उन्होंने इरादा चंद साल पहले बिल्कुल वाज़े तौर पे जाहिर किया था कि पानी और खून एक साथ फ्लो नहीं हो सकता। ये उन्होंने चंद साल पहले बहुत अहम बात की थी, जिसको मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए कि किस तरह से वो फेक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसके इल्ज़ामात और दहशतगर्दी का जो एक नाक़िस बयानिया है उसको मशरूत कर रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और आबी राइट्स के साथ, जो कि मैं समझता हूँ कानूनी सतह पे आलमी अदालत में, अक़वाम मुत्तहिदा में, वर्ल्ड बैंक में किसी भी तौर पे तस्लीम नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आखिर में इसमें ये बात ये कहना चाहता हूँ कि इन तमाम इदारों से रुजू करने के बाद भी अगर पाकिस्तान समझता है कि उसके हुकूक, उसकी सॉवरेंटी, सिक्योरिटी का कमा हक़्क़हू दिफा नहीं होता, तो यकीनी तौर पे फिर पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए हर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ जो हमारे पावर है, जिस तरह के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में कहा गया, उसको इस्तेमाल करने का हक़ महफूज रखता है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान महफूज रखता है हक़, और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को मजबूत मौक़िफ़ अपनाने की भी ज़रूरत है, और जो 4 लीगल ऑप्शंस बताई हैं उन पर भी अमल करने की बहुत ज़रूरत है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। दुनिया सिचुएशन रूम में एक बार फिर से खुशामदीद। वकार खान साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया ब्रेक से पहले कि जम्मू कश्मीर की वजह से ही इंडिया पर रिपेरियन है, तो आप समझते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अब अगर ये बात डिस्कस होना शुरू हो चुकी है तो हमें जो 1948 की रेजोल्यूशंस हैं यूएन रेजोल्यूशंस कश्मीर पर, उस पर अमल दरामद करवाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, ये वक्त आ चुका है। आई थिंक सो। इसमें मेरा कंक्लूजन ये है कि भारत ने आपको एक लंबी लड़ाई में फंसा दिया, लीगल ऑल्सो इंफॉर्मेशन भी है और शायद मिलिट्री भी है, और इसका मतलब ये होगा कि चूंकि इसमें थोड़ा एक जरूरी है कि जब से मुड़िया 2014 से आप देख लें अभी तक क्या ताल्लुकात बेहतर हुए हैं
या ट्रैजेक्टरी नीचे की, तो इट्स वेरी क्लियर ताल्लुकात खराब हुए और खराब होंगे। तो वन, यू शुड बी मेंटली रेडी फॉर दिस प्रोटेक्टेड वॉर। बाकी जो है, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट हो चाहे मिलिट्री हो, उसकी तैयारी है। एंड वर्स्ट कम टू वर्स्ट, अगर ये समझते हैं जी कि ये अपना जोर जबरदस्ती करेंगे, देन देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग मिलिट्री ऑप्शन। जरूरी नहीं होता कि आप डैम्स को उड़ा दें। आजकल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन वॉरफेयर, आप उनको इनफेक्टिव कर सकते हैं। तो वही सारी ऑप्शन आई थिंक पाकिस्तान के टेबल पे होंगी। लेकिन ये जरूर है कि इंफॉर्मेशन डोमेन में आप भारतीय अवाम से भी कम्युनिकेट करें, क्योंकि आई थिंक वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स डिस्पाइट के भारत ने कदम लगाई है। तो चारों पांचों जो आई थिंक अभी जिक्र हुआ, इंफॉर्मेशन, डिप्लोमेटिक, ठीक है, योर पॉइंट इज टेकन। हमारे साथ वकार और खान साहब, मोहम्मद अली साहब भी मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, चार आपने लीगल ऑप्शंस की बात की, वो तो हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने, आप समझते हैं कि जो नोटिस का देने का फैसला किया है, इसमें थोड़ी ताखीर की है, इसको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए था? सेकंड, ये भी ऐड कर लीजिएगा कि अमेरिका और यूएन की मुदाखलत के बाद जो इस मामले को आप देख रहे हैं सारा डी एस्केलेट होता दिखाई देता है, या फिर सफारती महाज पर भी पाकिस्तान और भारत खुद भी इस मामले को हल कर पाएंगे? मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि बैक वक्त ये 6 महाज़ों और डोमेन्स में ये क्राइसिस चल रहा है, और हर डोमेन में भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक कशमकश बरपा है उस डोमेन को डोमिनेट करने की। तो लीगल ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना, उसमें अपना एक लीगल ऑफेंसिव तमाम रेलिवेंट फोरम, चाहे वो यूएन हो, वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, उसमें लाना और इंडिया को डिफेंसिव पे और वीक करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने दुनिया में उसको आइसोलेट करना है, एक्सपोज करना है। इंफॉर्मेशन डोमेन का इम्पैक्ट बहुत हो रहा है, जैसा ब्रिगेडियर वकार ने बिल्कुल सही कहा। उसका सबूत ये है कि आपके DGISPR और आपके प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल जो है वो वहाँ पे बंद कर रहे हैं। इसका मतलब है वो नहीं चाहते कि ये हकायक उनकी आवाम तक पहुँचें, बजाय इसके कि वो उसका मुदल्लिल जवाब दें या उसकी क्लैरिफिकेशन दें। और पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें सराहने की बात है वो ये है कि पाकिस्तान सबूत मांग रहा है। तो दुनिया का कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि भाई आप क्यों सबूत मांग रहे हैं, क्योंकि बगैर सबूत के आप पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत की जो ख्वाहिश रखते हैं, वो तो इटसेल्फ ये प्रूव करता है कि भारत एक सबूत पाकिस्तान मांग रहा है मोहम्मद अली साहब, लेकिन अभी 10 रोज गुजर चुके हैं, सबूत अभी तक भारत की जानिब से जो है वो फराहम नहीं किए जा सके हैं, और इसी के ऊपर बात की भी जा रही है। शुक्रिया मोहम्मद अली साहब और वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।